लेक्चर नंबर 49। जी हाँ, लेक्चर नंबर 49 आपके क्रांति बैच में लेक्चर नंबर 49 ये है और कुछ ही घंटों बाद लेक्चर नंबर 50 भी आ जाएगा और इस क्रांति यूट्यूब बैच का जो अर्धशतक है वो पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि 16 फरवरी 2025 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है और क्रांति बैच के अंदर मेरी जो आखिरी वीडियो आएगी वो 10 फरवरी तक आएगी। आफ्टर 10 फरवरी मैं 4-5 दिन 6 दिन मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, बिकॉज अगर कल एग्जाम है और आज तक मैं वीडियो डाल रहा हूं तो वो बात जमती नहीं है। मैं आपको 5 से 6 दिन का समय देना चाहूंगा ताकि उस दौरान आप जो है आराम से अपना रिवीजन कर सकें। और हमेशा याद रखिएगा एक चीज को कि क्रांति बैच हमेशा आपकी तैयारी का कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं। कि कल को आप ये सोच के बैठ जाओ कि भाई काम चोरी में तो हम हैं बादशाह और हम प्रीलिम्स का एग्जाम क्रैक करेंगे और सिर्फ क्रांति बैच पढ़ के जाएंगे। वाह 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 वाह। अपनी सुविधा के अनुसार अपने खुद के निष्कर्ष पर पहुंच जाना और बाद में जब एग्जाम हॉल से वापस लौटना तो मुंह लटका हुआ है, चेहरे पे एक हताशा है, तो वो चीज फिर नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हाल कैसा हो जाएगा, दया भाभी जैसा हाल हो जाएगा। हे माँ, माता जी, पेपर देख के आपको ऐसे ही महसूस होगा। तो क्रांति बैच हमेशा से पहले दिन से आपको बोला गया है कि आपको जो मैंने फैक्चुअल बुक्स बताई, आपको जो मैंने स्ट्रेटजीज बताई, आपने उन बुक्स को पढ़ना था, आपने वहां से कंटेंट को मेमोराइज करना था और उसके साथ साथ आपको क्रांति बैच को अपनी जर्नी में एक अपने साथी की तरह जो है चलाना था। तो आइए दोस्तों, आज लेक्चर नंबर 49 हमेशा एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या सर आपके इस क्रांति बैच की कोई प्लेलिस्ट नहीं है। मैंने कहा हे भगवान, पूरी रामायण खत्म हो गई, अब बच्चा पूछ रहा है कि राम जी कौन थे और सीता मैया कौन थी। अरे भाई, बता बता के थक गए। इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक बैच, इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक लेक्चर्स, हर एक चीज़ लेक्चर नंबर के साथ, और आप पूछते हो प्लेलिस्ट है कि नहीं। अरे है मेरी माँ, प्लेलिस्ट है। आप चैनल पे जाओ और वहाँ पर जो प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, वीडियोस के बाजू में और भी सेक्शन होते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, वहाँ पे जाके देखो, आपको सब मिलेगा। करंट अफेयर्स पढ़नी है आपको, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़नी है, उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, करंट अफेयर्स 2025 के नाम से सब कुछ बना के दे रखा भाई, उपयोग करो। ठीक है, चलो भाई। तो एमपी की अपनी सारी करंट अफेयर्स का जुगाड़ कहां से हो रहा है? अपनी सरकारी मैगजीन से हो रहा है, संदेश मैगजीन से हो रहा है। क्योंकि पता है, तुम लोग तथ्यबाण की वो 2 पार्ट आ गए अब तथ्यबाण के, तुम 2 पार्ट तथ्यबाण के खरीद तो लेते हो, ढंग से पढ़ के जाते नहीं हो। इससे अच्छा बेवजह उसमें पैसा मत बर्बाद करो। और अगर कर दिया है, पढ़ के तुम फिर भी नहीं जा पाते हो, अच्छे से पढ़ के जा रहे हो वो अलग बात है, बस खरीद लिया फॉर्मेलिटी के लिए, पढ़ा अच्छे से नहीं है, तो उस परिस्थिति में तो भैया संदेश मैगजीन के अंदर अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया है इस पर क्रांति बैच के अंदर, वो सब कुछ पढ़ के चले जाना। आपका एमपी का करंट अफेयर्स अच्छा खासा लेवल पर आ जाएगा। और चूंकि वो सरकारी मैगजीन है तो उसके एग्जाम में फंसने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। आइए दोस्तों, पहली खबर की ओर जो है हम लोग आज प्रस्थान करते हैं और देखते हैं कि आज हमारी जो पहली खबर है वो क्या है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने क्या किया है, एक बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर, कौन सी सिंगर? प्लेबैक सिंगर, नाम क्या है? सुश्री के.एस. चित्रा। नाम क्या है दोस्तों? नाम क्या है मैडम का? ये एक प्लेबैक सिंगर है और नाम क्या है? सुश्री के.एस. चित्रा। नाम याद रखना है, चित्रा, जो एक चित्र में अपनी आवाज से, अपनी ध्वनि से एक जान डालते हैं, है ना। तो उसको हम लोग उन्हीं को जो है यहां पर अवार्ड दे रहे हैं, मोहन यादव जी। और कौन सा अवार्ड दिया है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि ये जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड है, ये जो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड है, इसकी शुरुआत कौन सी सरकार ने करी, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। इसकी शुरुआत किसने करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। कब करी है? उसी वर्ष करी है जिस साल भोपाल गैस कांड हुआ था, यानी कि 1984। क्या मध्य प्रदेश के बाद भी किसी ने इस अवार्ड की शुरुआत करी है? तो जी हां, महाराष्ट्र ने भी इस अवार्ड की शुरुआत करी है, लेकिन 8 बरस बाद, यानी कि 1992
2 में याद हो जाएगी चीज। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एक और यहां पर बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत ही फेमस म्यूजिशियन, संगीतकार, जिनका नाम क्या है दोस्तों? जिनका नाम है श्री उत्तम सिंह। नाम याद रखेंगे, श्री उत्तम सिंह। तो एक तरफ है जिनका नाम है चित्रा, जो चित्र में अपनी ध्वनि से, अपनी आवाज से जो है जान डाल देती हैं, और एक तरफ तो नाम ही है उत्तम, उत्तम यानी कि बेस्ट। अब उत्तम जिसका नाम है, आप उनको श्री जो है लता मंगेशकर अवार्ड नहीं देंगे तो आप किसे देंगे? तो यहां पर देखिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया किसे? श्री उत्तम सिंह। कौन सी सरकार ने शुरू किया राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस वर्ष किया? 1984, जिस साल भोपाल गैस कांड हुआ, याद रहेगा। उसके 8 वर्ष बाद किसने शुरू किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 8 वर्ष बाद यानी कि 1992 में जो है दोस्तों उसको शुरू किया। उसके बाद ये देखिए फटाक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आ गए हैं। वर्ष 2017 से जो इंदौर है वो लगातार 7 बार देश का सबसे स्वच्छतम शहर, सबसे क्लीनेस्ट सिटी है। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया। अगला फैक्ट देखो, जो रीवा की नगर निगम है उसने फलाने करोड़ रुपए खर्च करके, जो कि हमारे काम का कभी नहीं होता, रीवा की नगर निगम ने क्या बनाया है? एक प्लांट बनाया है। हाँ, ये जरूरी है। क्या नाम है प्लांट का? वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि कचरे को कन्वर्ट कर देंगे ऊर्जा में। ऐसा ही एक प्लांट इंदौर की नगर निगम भी चलाती है, और बिल्कुल उसी तर्ज पर, बिल्कुल सेम तकनीक से जो रीवा की नगर निगम है उन्होंने भी कौन सा प्लांट शुरू किया है? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ओके, चलो ये अपने फैक्ट हो गए। उसके बाद साहब आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इस मिशन को हम कैसे ही भूल सकते हैं? नरेंद्र मोदी जी की मुझे सबसे अच्छी योजना यही लगती है, क्योंकि इंडिया में लोग इतनी गंदगी करते हैं, कितना कचरा फैलाते हैं। मतलब लिटरली क्या है, मतलब क्या मजा आता है, कहीं भी कचरा, कहीं भी कुछ। मतलब इंडिया में कोई साफ जगह दिख जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बड़ी अपने आप में कमाल बात हो जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही कह दिया था कि मैं जो सबसे पहला जो अभियान शुरू कर रहा हूं वो होगा स्वच्छ भारत अभियान, यानी कि वो भी भारत को साफ देखना चाहते हैं। तो भाई यार, हम सबको साफ रखना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, चलिए। तो स्वच्छ भारत मिशन के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसा एक बन सकता है फैक्ट। और चूंकि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं तो सरकार ने कौन सी योजना शुरू कर दी है? इस योजना का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम रहेगा। क्या नाम है? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। अपने स्वभाव में स्वच्छता लाओ, अपने संस्कार में स्वच्छता लाओ। बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन जो है थीम रखी गई है इस अभियान की। और इस अभियान को कब से शुरू किया गया है? तो 2024 में 17 सितंबर की तारीख से जो है इसको शुरू किया गया। ठीक है, अच्छा, अब बस इसका नाम याद रखना है। वापस रिपीट करो, स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता। एक बार फिर से, स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता। स्वच्छ भारत अभियान को कितने वर्ष पूरे हो गए? 10 वर्ष पूरे हो गए। यहां पर दोस्तों एक शब्द मुझे ऐसा दिख रहा था, मैंने सोचा कि एक बार आपको यहां पर पढ़ा दूं। ये स्वच्छ भारत अभियान की जब बात होती है तो इसी के साथ एक शब्द को जोड़ा जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? जिसको हम लोग कहते हैं 3R। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। पहले वाले आर का मतलब क्या होता है? पहले वाले आर का मतलब होता है रिड्यूस, कि भैया कचरा कम करो। चलो कचरा हो भी गया तो अब रीयूज करो, यानी कि वापस कचरा मत करो। और फिर अगले आर का मतलब क्या है? रिसाइकल। तो वापस रिपीट करें, रिड्यूस करो, अगर हो गया है कचरा तो रीयूज करो, और एंड में रिसाइकिल करो, ताकि उसी कचरे से कोई नई चीज वापस बन सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साहब। आगे बढ़ेंगे, दिख रहा है इतना थोड़ा सा छोटा है क्योंकि माल ज्यादा था। यहां पर देखो 2 जिलों का जिक्र हुआ है, डिंडोरी और किसका हुआ है? छतरपुर। तो डिंडोरी और छतरपुर में जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। शॉर्ट में दोस्तों क्या कहते हैं?
SHG, SDG मत कर देना, SHG स्वयं सहायता समूह। तो डिंडोरी और छतरपुर के अंदर जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी तारीफ करी है नरेंद्र मोदी जी ने, जब अपना उन्होंने 29 सितंबर को एक मन की बात का जो कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो पर जो मन की बात का उनका कार्यक्रम चलता है ना मोदी जी का, उस पर उन्होंने तारीफ करी। तो भैया ये याद रखने की जरूरत नहीं है मोदी जी ने तारीफ करी, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि मन की बात में तारीफ करी। बात ये याद रखने की जरूरत तारीफ किसकी करी, तो डिंडोरी के स्वयं सहायता समूह की और छतरपुर के स्वयं सहायता समूह की। तो सबसे पहले हम नाम पता लगाते हैं, नाम क्या है डिंडोरी के स्वयं सहायता समूह का। तो दोस्तों देखो यहां पर आ जाओ, डिंडोरी जिला, और गांव कौन सा है डिंडोरी जिले में, रैपुरा। गांव कौन सा है दोस्तों, अगर आपको यहां पर ना दिख रहा हो तो मैं ऐसे लिख देता हूं, रैपुरा। और ये कौन सा जिले में है, तो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में रैपुरा नाम का क्या है, रैपुरा नाम का विलेज है, यानी कि गांव। और यहां पर जो स्वयं सहायता समूह है दोस्तों, उसका नाम क्या है, शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह। तो यहां पर हम लोग दोस्तों लिख देते हैं, क्या नाम है, शारदा, ऐसे कॉमा के भीतर लिख देते हैं, शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, शॉर्ट में हम लिख देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका नाम अंग्रेजी में भी ऐसा ही रहेगा और इसका नाम हिंदी में भी दोस्तों ऐसा ही रहेगा। तो डिंडोरी जिले के रैपुरा गांव के शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह की तारीफ की गई है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों छतरपुर जिले की, है ना, छतरपुर जिले की। तो छतरपुर जिले में गांव का नाम क्या है, खोप। छतरपुर जिले में गांव का नाम क्या है, खोप। तो खोप क्या है, खोप है आपका गांव, विलेज। और कौन से जिले का विलेज है ये, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो गांव का नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो छतरपुर जिले में खोप नाम का गांव है, वहां पर स्वयं सहायता समूह का नाम क्या है, हरी बगिया स्वयं सहायता समूह। तो इसको भी मैं आपके लिए बड़ा बड़ा लिख देता हूं इधर, हरी बगिया, हरी बगिया स्वयं सहायता समूह, हरी बगिया स्वयं सहायता समूह। तो आपने देख लिए दोनों जगह के स्वयं सहायता समूहों के आपने नाम देख लिए। ये आपका डिंडोरी जिले का है और ये आपका छतरपुर जिले का है। तो इनकी तारीफ क्यों करी गई है वो समझिए। इन दोनों ही स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या बनाए हैं, उन्होंने तालाब बनाए हैं। तालाब को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पॉन्ड कहते हैं। तालाब बनाने से क्या होता है कि बारिश का पानी तालाब में कलेक्ट होता है। तालाब में पानी कलेक्ट होगा तो नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो भूजल होता है, वो रिचार्ज हो जाएगा तालाब के पानी की वजह से, है ना। और जिसकी वजह से आसपास की मिट्टी मृदा में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स, सकारात्मक परिणाम जो है देखने को मिले। और इसी चीज़ की जो है तारीफ करी नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों उसके बाद मैं मैगजीन पढ़ रहा था। हाँ, वैसे आपको ये बता दूं कि अभी फिलहाल जो मैं आपको संदेश मैगजीन पढ़ा रहा हूं ना दोस्त, ये आज के इस लेक्चर तक आते आते आपकी ना जो है जुलाई 2023 से लेकर ये पूरा ये खत्म हो जाएगी आज अक्टूबर 2024 तक। सोचो इतनी सारी मैगजीन्स मैंने आपको कवर करवा दी हैं, बस आपको देखनी है। पूरी प्लेलिस्ट व्यवस्थित सब मिल जाएगा आपको उस पर, ठीक है। चलो, तो एक जो है ऐसा आर्टिकल आया जहां पर जो हमारे माता के जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश में, अलग अलग बड़े फेमस माता जी के मंदिर हैं, उनकी जो है यहां पर चर्चा हुई। तो टूरिज्म के अंदर हमसे प्रश्न बन सकता है, तो फटाक से इसको याद कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे मध्य प्रदेश में सारे बच्चे धार्मिक हैं, है कि नहीं, तो सबको मंदिर घूमते रहते हैं, सबको सब कुछ पता है। आओ देख लो, याद कर लो फटाक से। मां पीतांबरा पीठ कहां पर है, दतिया, बहुत फेमस, आप सभी जानते होंगे। मां शारदा माता मंदिर, ये भी आप सभी जानते होंगे, मैयर।
उसके बाद मां चामुंडा मंदिर, अगर ये नहीं जानते हो, देवास वाले जानते होंगे। फिर है जालपा धाम, जालपा धाम तो राजगढ़ वाले बच्चे जो है जानते होंगे, जालपा धाम राजगढ़। उसके बाद है हरसिद्धि देवी मंदिर, तो हरसिद्धि देवी मंदिर कहाँ है? रानगिर, तो रानगिर कौन से जिले में लगता है? सागर में। उसके बाद एक और है हरसिद्धि माता मंदिर, ये है हरसिद्धि देवी मंदिर, ये है हरसिद्धि माता मंदिर, याद रखिएगा कहां पर है? उज्जैन। उसके बाद है गढ़ कालिका माता मंदिर, ये कहां पर है? ये भी उज्जैन में है, कालीघाट उज्जैन। फिर है मां कालिका मंदिर, तो ये कहां है? छोटे तालाब के पास भोपाल में। आप में से मतलब 8 नाम मैंने आपको पढ़ाए, आराम से आपने 5 से 6 पहले से सुन रखे होंगे, इतना आप में से कोई भी अनजान नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब और भी लिस्ट है साहब, और भी लिस्ट है, खत्म नहीं हुई, और भी लिस्ट है। देखो, एक है मां भवानी कर्फ्यू वाली माता भोपाल। अब आप कहो कि कर्फ्यू वाली माता, कर्फ्यू मतलब हाँ वही कर्फ्यू, बाजार बंद, वही कर्फ्यू की बात हो रही है। कर्फ्यू वाली माता ये कौन सी है? हमने सुना नहीं। आप में से जितने भी भोपाल वाले देख रहे हैं, आपने जरूर सुना होगा, और हो सकता है आपको मतलब भी ना पता हो। ये जो माता जी है ना, बड़ा ही सिद्ध मंदिर है, ये मां भवानी का मंदिर है। और ये जो माता जी का मंदिर है, ये लगभग 40 बरस पहले, यानी कि 1980 और 1981, मतलब 1980s और 1981 के आसपास, जब जिन दिनों कर्फ्यू लगा हुआ था, उन दिनों इस मंदिर का, कर्फ्यू के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या पड़ गया? मां भवानी कर्फ्यू वाली माता। ठीक है, ये कहां पर है? भोपाल। उसके बाद एक मंदिर है कंकाली माता मंदिर, तो कंकाली माता मंदिर कहां पर है? सांकल गोदावल, यानी कि जिला कौन सा है? रायसेन। उसके बाद है माता परवरिया मंदिर, तो ये कहां पर है? ये परवरिया, जिला रायसेन, ये भी। उसके बाद हरसिद्धि माता मंदिर, एक बार फिर से आपको ये देखने को मिल रहा है, ये कहां पर है? तरावली, जिला भोपाल। यानी कि जो हरसिद्धि माता मंदिर है, ये आपको 3 जगह देखने को मिला। एक हरसिद्धि देवी मंदिर रानगिर, हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन, और यहां पर फिर से आपको देखने को मिला हरसिद्धि माता मंदिर तरावली, जिला भोपाल। तो ऐसा प्रश्न मुझे नहीं लगता वो देंगे, भैया 3 जगह व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा, तो ऐसा तो वो नहीं करेंगे। उसके बाद महामाई माता मंदिर, ये कहां पर है? सिनोंज, जिला विदिशा। अन्नपूर्णा माता मंदिर, इंदौर वाले तो जानते ही होंगे, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर मंदिर है इंदौर में। उसके बाद है हरसोल देवी, हरसोला देवी भवानी माता मंदिर, ये भी कहां पर है? इंदौर में है। ये मैंने विजिट नहीं किया है, तो एक बार ये मुझे देखना पड़ेगा। और गलती से भी मेरी मम्मी को इसकी जानकारी मिल गई कि मैंने उनको ये मंदिर नहीं घुमाया है, तो बस तत्काल प्रभाव से लेके जाना पड़ेगा। अच्छा भी है, मजा आता है मंदिर में, है ना। मैं मंदिर क्यों नहीं जाता हूं, मैं आपको सच बताऊं, मैं मन से भगवान मानता हूं, शो ऑफ नहीं कर पाता लोगों की तरह, स्टेटस लगाओ, हाथ जोड़ के पोज खिंचाओ, ये सब नहीं कर पाता। मन से बहुत मानता हूँ। मंदिरों में जाना थोड़ा सा मुझे, इसीलिए मैं कभी कभार अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है। मेरा मन किसी ऐसे मंदिर में जाके शांत नहीं हो पाता जिस मंदिर में लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, आप महाकाल 1-2 बार ही गए हो? इंदौर में रह रहे हो 6 साल से, आप 1-2 बार ही महाकाल गए हो? मैंने कहा हाँ, मैं 1-2 बार ही महाकाल गया हूँ, मैं लेके गया हूँ, अब मेरे कोई रिलेटिव्स आए। मैं ज़्यादा इसीलिए नहीं जा पाता हूँ क्योंकि पहली बात तो मुझे मंदिरों में वीआईपी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं पसंद है। भगवान के दर्शन करने के लिए भी अमीर गरीब, वीआईपी नॉन वीआईपी चलता है, तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता ऐसा माहौल। और भगवान के मंदिर में मज़ा तब आता है जब वहाँ पर शांति हो। तो मेरे लिए वो मंदिर ज़्यादा अच्छा है जहाँ पर लोग कम हो। ठीक है, कोई शोशाबा नहीं है, मूर्ति भी छोटी सी है, चलेगा, बट शांति होनी चाहिए। अगर आप भी मेरी तरह ऐसी जो है आपके मन में भी विचार हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों का ऐसा मानना है। दुर्गा देवी मंदिर, दुर्गा, मेरी मम्मी बहुत डांटती हैं कि तू पूजा नहीं करता है, ये नहीं करता है। मैंने कहा मम्मी मुझे पूजा बहुत पसंद है, मतलब आरती, मतलब भक्ति, ठीक है, बहुत पसंद है, बट भीड़ वाली जगह पर नहीं पसंद है।
दुर्गा देवी मंदिर, ये कहां पर है? इंदौर, सुभाष चौक राजवाड़े के पास। बगलामुखी माता मंदिर, मैं गया था यहां पर, बहुत अच्छा मंदिर है, बस गर्मियों में जाएंगे तो बहुत गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आगर मालवा में है, नलखेड़ा, आसपास पेड़ पौधे का नामो निशान नहीं है, तो गर्मी झेल सकें तो जाइएगा। और यहाँ पर हवन भी होते रहते हैं पूरे टाइम लगातार, तो आपकी कोई मनोकामना है या आपको अपने ऊपर से कोई नेगेटिव एनर्जी उतारनी है तो आप डेफिनेटली जाइए, बहुत अच्छा है। और बगलामुखी माता मंदिर में जो बगलामुखी माता की जो मूर्ति है और उस पर जो उनका पूरा वो पीतल का सा उनका बगला जैसा जो मुंह लगाया हुआ, जो कपड़े उनके रहते हैं येलो कलर के, इतनी सुंदर वहाँ से उनकी झलक देखने को मिलती है लिटरली। तो बगलामुखी माता मंदिर कहाँ है? नलखेड़ा, जिला आगर मालवा। माँ कैला चामुंडा देवी कहाँ पर है? ये बियाबानी, इंदौर, ये भी हमारा बचा हुआ है। रतनगढ़ माता मंदिर कहाँ पर है? रतनगढ़, जिला दतिया। दतिया घूमने जाना है, दतिया में पेंडिंग मंदिर है, दतिया घूमने जाना है। और फिर है मांडरे वाली माता मंदिर, ये कहाँ पर है? ग्वालियर। अब ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं जिनके नाम हम नहीं, अब हर जगह तो हम नहीं घूमते हैं तो इसलिए नाम नहीं पता, लेकिन इस मैगजीन ने हमको नाम बता दिए हैं माताओं के मंदिर के। तो लिस्ट बना लो, प्रीलिम्स के बाद घूमने निकल जाओ, थोड़ा माइंड रिलैक्स करके आ जाओ, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली खबर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने मध्य प्रदेश के कितने टीचर्स को 7 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। दोस्तों नेशनल टीचर्स अवार्ड, क्या बोला? नेशनल टीचर्स अवार्ड, कौन से वाले? 2024 वाले। मध्य प्रदेश के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से? 7 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों कभी कोई आपसे पूछ लेना कि नेशनल टीचर्स अवार्ड किसके द्वारा जो है दिया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है। अब आप कह रहे हो सर दिख तो रहा है हमको प्रेसिडेंट जी दे रही हैं, तो ठीक है, बता रहे हैं प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड। और इसमें जो प्राइज मनी दिया जाता है, अगर वो आपसे पूछ रहे तो 50,000 रुपये जो है इसमें प्राइज मनी दिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, स्थापना? तो 1958। हर साल टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर, यानी कि 5 सितंबर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे पर इस अवार्ड को जो है दोस्तों दिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर दिन बहुत बुरे चल रहे हो, समय बहुत खराब चल रहा हो, तो प्रश्न ऐसा आ जाएगा, नेशनल टीचर्स अवार्ड को आपने देख लिया, अगर मुझे इसका शॉर्ट फॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा? इसका मैं कर दूंगा N, इसका कर दूंगा T, इसका कर दूंगा A, तो शॉर्ट में क्या बन गया? NTA। बट अगर आप गूगल पर कभी सर्च करोगे ना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो वो NTA नहीं आएगा, वो NAT आएगा। गड़बड़ है। फुल फॉर्म अगर कभी आ गई तो याद रखना, इसको नेशनल टीचर्स अवार्ड नहीं कहते। अगर आप हिंदी का अंग्रेजी करोगे नेशनल टीचर्स अवार्ड निकल के आएगा, NTA। होता क्या है? नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, ये अंग्रेजी इसका अनुवाद है, NAT। ओके, चलो अब हम देखते हैं किस किस को जो है ये सम्मान दिया गया है। तो अगली स्लाइड से हम पूरा डिटेल में देखेंगे कहानी। बस आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक का जो संबंध है वो किस जिले से है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है। सबसे पहले जो हमारी प्रथम यहाँ पर टीचर है, उनका नाम क्या है? श्रीमती सुनीता गोधा। इनका संबंध कहाँ से है? मंदसौर जिले से जो है इनका संबंध है। इनको
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दोस्तों इसीलिए दिया गया क्योंकि जिस स्कूल में ये पढ़ाती हैं इन्होंने वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ज़्यादा अच्छा वातावरण जो है इन्होंने वहाँ पर तैयार किया है बच्चों के लिए। बच्चों को स्कूल में असाइनमेंट दिए जाते हैं, बच्चों को स्कूल में एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो बेचारे गरीब बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स अक्सर स्कूल नहीं आते हैं, तो वहाँ पर भी पेरेंट टीचर, क्योंकि अमीरों के चोचले रहते हैं पेरेंट टीचर मीटिंग, ऐसा जो है गांव देहात में समझा जाता है, बट नहीं, अब सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग का कॉन्सेप्ट जो है शुरू कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि पूरे स्कूल का जो वातावरण है अच्छा होता है, पेरेंट्स को भी पता चलता है कि बच्चे के जीवन में शिक्षा की कितनी अहमियत है। तो इसीलिए ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए श्रीमती सुनीता गोधा जी, जिनका संबंध मंदसौर जिले से है, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। अगला जो यहां पर नाम है वो किसका है? श्री माधव प्रसाद पटेल। ये हमारे यहां पर दूसरे टीचर श्री माधव प्रसाद पटेल। इनका संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध दोस्तों दमोह जिले से है ना, दमोह जिले से जो है इनका संबंध है, और ये साइंस के टीचर हैं, यानी कि ये विज्ञान के जो है शिक्षक हैं। इनका सबसे अच्छा काम, मुझे बहुत इनोवेटिव इनका जो है काम लगा, इन्होंने अपने स्कूल में एक साइंस वॉल बनाई है। क्या बनाई है? साइंस वॉल। सोचिए कितना इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, कितना इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है दोस्तों, साइंस वॉल। साइंस वॉल, ये नेशनल टीचर्स अवार्ड ये हम जैसे टीचरों को नहीं मिलते, कोचिंग भोचिंग वालों को, ये सब फालतू फालतू एरे गेरे आते जाते रहते हैं, ये मिलते हैं जो सरकारी स्कूलों में टीचर्स पढ़ाते हैं, जो सच में ग्राउंड लेवल पर बच्चे के साथ मेहनत करते हैं, या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। ये सरकारी व टीचर्स को मिलता है अवार्ड, ठीक है ना साहब। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, साइंस वॉल बनाई है इन्होंने, और साइंस वॉल में क्या होता है, इनके स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको साइंस की फील्ड में किसी भी चीज की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो आके इस वॉल पर जो है अपने काम को, अपने आइडिया को चिपका सकते हैं। सोचिए है कि नहीं बढ़िया चीज। तो दमोह जिले से इनका संबंध है, श्री माधव प्रसाद पटेल जी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। उसके बाद अगला नाम किसका है? अगला नाम ये हमारी यहां पर तीसरी टीचर है, इनका नाम है श्रीमती सुनीता गुप्ता। इनका संबंध किस जिले से है? इनके स्कूल वगैरह का नाम नहीं याद रखना, इनका संबंध है डिंडोरी जिले से। जैसे पीछे हमने एक देखा, एक मैडम ने स्कूल का वातावरण अच्छा किया, अभी पीछे साइंस के सर निकल के गए। ये हैं दोस्तों मैथ की टीचर हैं, और मैथ में बच्चे को शुरू से ही कम इंटरेस्ट होता है क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ता है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एनिमेटेड वीडियो, एनिमेटेड वीडियो मतलब समझते हो, कार्टून टाइप जो वीडियोस होती हैं, उस तकनीक का उपयोग करके, और वो भी कम से कम लागत में, इन्होंने जो गणित जैसा सब्जेक्ट है उसको बच्चों के लिए इन्होंने क्या कर दिया है, सरल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों भविष्य में ऑलमोस्ट हर चीज में गणित का जो है बहुत बहुमूल्य काम है। बच्चे को आगे करियर बनाना है तो उसका गणित बहुत अच्छा होना चाहिए, लगभग हर जगह जो है गणित काम आता है, ठीक है। तो ये थी श्रीमती सुनीता गुप्ता। चौथी टीचर कौन है यहां पर? इनका नाम है प्रोफेसर नीलाभ तिवारी। तो प्रोफेसर नीलाभ तिवारी पिछले 18 वर्षों से, इनका संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है भोपाल जिले से। 18 वर्षों से टीचिंग का जो है ये काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो है योगदान देखने को मिला था। इसी के साथ साथ 34 बुक्स लिखी हैं और 37 रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। तो ये इतना काफ़ी है इनके योगदान को दर्शाने के लिए। तो प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी को क्या दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। ये 5वें टीचर हमारे, आपने नाम सुना भी होगा इनका कई दफा। नाम क्या है इनका? प्रोफेसर कपिल आहूजा। ये आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर हैं, और इन्होंने अमेरिका में भी टीचिंग संबंधित 16 वर्षों तक जो है काम किया है।
कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में इनका रिसर्च वर्क बहुत ही ज़्यादा खास है और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने MS रिसर्च प्रोग्राम की जो है शुरुआत करवाई और इनको IIT इंदौर के द्वारा भी 4 बार बेस्ट टीचर अवार्ड इनको दिया जा चुका है। प्रोफेसर कपिल आहूजा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। 6th नंबर पे जो हमको यहां पर टीचर नजर आ रही हैं, इनका नाम क्या है? श्रीमती प्रेमलता राहंगडाले। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध भोपाल से है। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या रहा कि जिन बच्चों को विजिबिलिटी नहीं होती, दृष्टि बाधित, जिनकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होती, प्रॉपर उनको दिखाई नहीं देता, तो ऐसे बच्चों को भी इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसा जो स्किल्स है सिखाई हैं। मतलब जिस बच्चे को प्रॉपर दिख नहीं रहा, उस बच्चे को कंप्यूटर में जो है इनको पता है कि भविष्य कंप्यूटर का है, कंप्यूटर पे चीजें आनी चाहिए, तो इन्होंने दृष्टि बाधित, जिसको विजिबिलिटी इशू है, उसको भी इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में जो है पूरा स्किल्स जो है सिखा दी। उसके बाद और देखें, 7 टीचर्स को मिला था, तो ये आप देखिए 7 के 7 टीचर्स मैंने आपको यहां पे कंप्लीट करवा दिए हैं। इनका नाम है श्री प्रशांत दीक्षित और देखें, आइए क्या लिखा हुआ है? ऑटोमोटिव लैब विकसित करने में इन्होंने अपना जो है योगदान दिया हुआ है, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। और आप देखें, मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए कंटेंट विकसित कर छात्रों की राह को सुगम बनाया। मतलब बेसिकली इनका जो कनेक्शन है वो किससे है? मैकेनिकल फील्ड से है। किससे है? मैकेनिकल फील्ड से। और मैकेनिकल की फील्ड में इनका योगदान जो है बहुत ज्यादा बहुमूल्य है और इस प्रकार से 7 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया और हर पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? 50,000 रुपए और एक रजत पदक मतलब एक जो है चांदी का मेडल यानी कि सिल्वर मेडल भी जो है दिया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समाप्त हुआ दोस्तों। उसके बाद देखें, अब एक और यहां पर शिक्षक का नाम है, शिक्षक श्री निर्मल राठौर ने सरकारी स्कूल को बनाया। चॉकलेट नहीं है वो, चॉकलेस। क्या है? चॉकलेस, ऐसे लिखते हैं चॉकलेस। ये हमने लिखा चॉक और ये लिखा चॉकलेस। चॉकलेस मतलब कि भले ही सरकारी स्कूल है लेकिन अब वो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख के नहीं पढ़ाया जा रहा। कैसे पढ़ाया जा रहा? डिजिटल बोर्ड से। हर क्लास में डिजिटल बोर्ड से, डिजिटल तकनीक से पढ़ाया जा रहा है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शिक्षक श्री निर्मल राठौर जी को कि सरकारी स्कूल को चॉकलेस बना दिया भाई, वहां पर स्मार्ट पैनल्स लगवा डाले इन्होंने। तो ये जो है इनका योगदान है और यहां पर आप देख सकते हैं इनके बारे में जो है यहां पर लिखा है। इनका संबंध कौन से जिले से है? इनका संबंध है नीमच जिले से। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। सागर में सिल्वर क्लस्टर, क्या बोला गया? कहां पर सिल्वर क्लस्टर स्थापित करने की बात हो रही है? सागर में सिल्वर क्लस्टर स्थापित करने की बात हो रही है। इसके बारे में सिर्फ आपको इतना लिखना है कि ये चांदी के व्यापार से संबंधित है, लोगों को वहां पर ये रोजगार मिलेगा। ये किसके व्यापार से संबंधित है? ये चांदी के व्यापार से संबंधित है और लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो सिल्वर क्लस्टर कहां पर लगाने की बात चल रही है? सागर में। उसके बाद यहां पर एक और नाम आता है निवाड़ी का। निवाड़ी में क्या लगाने की बात चल रही है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड को हिंदी में एकीकृत कहते हैं, स्टील को स्टील प्लांट कहते हैं। तो निवाड़ी में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात हो रही है और यहां से भी जो है क्या जनरेट होगा? यहां से भी लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार जो है दोस्तों जनरेट होगा। ठीक है, तो सागर में क्या लग रहा है? चांदी व्यापार को बढ़ाने के लिए सिल्वर क्लस्टर। और निवाड़ी में क्या लग रहा है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। क्या लग रहा है? इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट।
इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इतना क्लियर हो गया। चलो साहब आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको एक अभियान के बारे में देखने को मिलता है। अभियान का नाम हिंदी अंग्रेजी में सेम रहेगा, राजस्व महाअभियान 2.0। आप जानते ही हैं, काफी दफा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। राजस्व का संबंध किससे होता है? तो राजस्व का संबंध होता है रेवेन्यू से। तो राजस्व महाअभियान 2.0। कई बार एमपीपीएससी ने अलग अलग अभियानों की तारीख पूछी है, तो उस संबंध में इतनी ही जानकारी मैगजीन में दे भी रखी थी कि मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान की जो पहला जो इसका 1.0 था, वो उसकी स्टार्टिंग हुई थी 15 जनवरी से। कब से हुई थी? 15 जनवरी से। और वो सब छोड़ो, डेट याद रखो। और जो इसका राजस्व अभियान 2.0 है, उसकी शुरुआत कब से हुई है? 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024। ये डेट है, ये डेट है। ये डेट किसकी है? तो ये राजस्व महाअभियान, राजस्व महाअभियान 2.0, 18 जुलाई से 31 अगस्त। याद करो, याद करो, याद करो। 18 जुलाई से 31 अगस्त 2024। और जो राजस्व महाअभियान 1.0 था, उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 15 जनवरी से। ठीक है। और 15 जनवरी से कब तक चला था वो? मार्च 2024, यानी कि आप लास्ट मान लो 31 मार्च 2024 तक चला था। बस इसकी तारीख याद करो, आगे बढ़ो। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये जो राजस्व महाअभियान 2.0 है, इसका संबंध किससे है? तो ये देख लो, ये भी देख लो। आपकी जमीन का नामांतरण करवाना, मतलब किसके नाम जमीन करवानी है, किसके नाम नहीं करवानी। जमीन का बंटवारा होता है, उसके काम को फटाफट करवाना। ठीक है। नक्शा वगैरह बनवाना। तो ये सारी बड़ी डिफिकल्ट प्रोसेस बड़ी आसानी से इस राजस्व महाअभियान 1.0 और 2.0 के अंदर जो है अंजाम दिया गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट व्यक्तियों वाला टॉपिक आ जाता है, प्रमुख चर्चित व्यक्तियों का टॉपिक आ जाता है। और यहां पर एक तारीख लिखी हुई है 25 सितंबर। दोस्तों सितंबर में जिन लोगों का जन्म होता है वो बहुत ही यूनिक किस्म के लोग होते हैं। ये मत समझना कि मेरा बर्थडे सितंबर में आता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मेरा बर्थडे सितंबर में नहीं आता, मेरा बर्थडे 8 अगस्त को आता है। मेरा सितंबर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सितंबर और जुलाई ये 2 महीने ऐसे हैं कि मतलब आप कहो कि नहीं सर ऐसे, मानो मेरी बात को, जुलाई और सितंबर ये 2 महीने ऐसे हैं। आपके घर में इन 2 महीने में कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो तो आप उसकी हरकतें देख लेना, वो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा मेहनती दिखेगा और उसका दिमाग अलग ही चलता है, दुनिया से अलग ही चलता है। जुलाई और सितंबर वाले का दिमाग बिल्कुल अलग होता है, यूनिक ओवरऑल इन पर्सनैलिटी। तो अगर आपका भी जन्म जुलाई सितंबर में हुआ है और आप फिर भी यूनिक नहीं बन पा रहे हो, तो कृपया करके यूनिक बनने का प्रयास मत करिए, केवल हार्डवर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, ऑटोमेटिकली आपको परिणाम मिलेंगे। बहुत खास लोग होते हैं सितंबर के, बस इतना याद रखना। और कोई मजाक वाली बात नहीं है, वास्तविकता की बात बता रहा हूं। 25 सितंबर को हम किसकी जयंती बनाते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग जयंती मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न हमसे बन सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती कब बनती है? 25 सितंबर को। अब चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम मध्य प्रदेश में इतनी ज्यादा चर्चा में लिया जाता है, चाहे वो किताबें हो या कुछ और, या फिर सरकार ही क्यों ना हो, बट इनका संबंध, इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, वो हुआ है कहां पर? मथुरा, ब्रजभूमि, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, याद रखिएगा। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखिएगा ध्यान से। देखो, इनका जो जन्म हुआ इनका जन्म हुआ 25 सितंबर 1916, इसीलिए इनके जन्मदिन का हम लोग जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती बनाते हैं। कहां पर हुआ? जिला कौन सा था? जिला था मथुरा।
गांव कौन सा था? गांव का नाम था नगला चंद्रभान। तो नगला चंद्रभान नामक गांव में मथुरा जिले के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो जयपुर में हुई थी। कभी आप गूगल करते हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इक्का दुक्का वेबसाइट ऐसी हैं, मतलब 100% में से 2% वेबसाइट ऐसी हैं जो कहती हैं राजस्थान में हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। सही आंसर मथुरा ही है और सरकार ने जो लिख के दिया वो लिख के दिया है, ठीक है। तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? जयपुर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, ठीक है। उसके बाद आप देखें इंपॉर्टेंट वाला अपने को जो है पढ़ना है, ये दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। आरएसएस को कब ज्वाइन किया था इन्होंने? 1937 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कब ज्वाइन किया? 1937। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। 1916 इनका जन्म का साल है। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनसंघ को कब ज्वाइन किया? तो 21 अक्टूबर 1951। दोस्तों आप में से जिसको नहीं पता है कि भारतीय जनसंघ क्या है, दोस्तों भारतीय जनसंघ बीजेपी की पेरेंट पार्टी है। पेरेंट मतलब पहले भारतीय जनसंघ नाम से एक राजनीतिक दल हुआ करता था और उसी का वर्तमान रूप कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी ही है। अब चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बहुत योगदान रहा इस राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी में, भारतीय जनसंघ में, इसीलिए आज की डेट में जो बीजेपी है वो इनको बहुत मानती है। इतना क्लियर हुआ? तो ये भारतीय जनसंघ से ही बेसिकली जन्म हुआ है किसका? भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनसंघ को इन्होंने कब ज्वाइन किया? 21 अक्टूबर 1951 में, ठीक है। सॉरी, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बेसिकली 21 अक्टूबर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने करी थी, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भारतीय जनसंघ के फाउंडर हैं, संस्थापक, ठीक है। और इनके बहुत ही ज्यादा फेवरेट थे दीनदयाल उपाध्याय जी। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ को जो है ज्वाइन किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जो है इन्होंने काम किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो भारतीय जनसंघ है इसका 1952 में एक जो है सेशन हुआ था, जो इसका पहला सेशन था। कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था, आप यहां पर देख सकते हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि कौन थे? भारतीय जनसंघ के फाउंडर, संस्थापक। उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात कही, यदि मेरे पास 2 दीनदयाल उपाध्याय होते, कितने? 2, एक तो थे उनके पास, अगर मेरे पास 2 दीनदयाल होते तो मैं भारत का जो पॉलिटिकल फेस है, जो राजनीतिक चेहरा है, बदल देता। क्योंकि एक दीनदयाल उपाध्याय मैं उसको कहां कहां रखूं? 2 होते तो एक को भारत के एक कोने में, एक को भारत के एक कोने में, पूरा भारत का मैं राजनीति को बदल के रख देता। कितने बड़े शब्द हैं, ठीक है। किसके शब्द हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो है ये शब्द हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर मध्य प्रदेश का तो यहां पे कहीं भी नाम ही नहीं आया। देखो हो क्या रहा था, जो भारतीय जनसंघ है ये लगभग समवेयर अराउंड 1950 या 1960 के आसपास की बात है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो है एक नॉर्मली मीटिंग चल रही थी। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ की तरफ से जो 2 विधायक जीते थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में जूता फेंक के मारा था। और ये पहली बार ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था भारत की आज़ादी के बाद, जूता उछाल के फेंक के मारा, माइक तोड़ दिया। तो इसीलिए भारतीय जनसंघ के उन दोनों विधायकों का बहिष्कार हो गया और उनको बिल्कुल निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और जब ये खबर, अब चूंकि भारतीय जनसंघ के ही एक सबसे इंपॉर्टेंट नेता थे दीनदयाल उपाध्याय जी, तो जब ये खबर दीनदयाल उपाध्याय जी के कानों में पड़ी तो उस दौरान वो जो है ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो मोबाइल फोन वगैरह, टीवी वगैरह तो उस टाइम ऐसा चलता नहीं था। तो वो भोपाल स्टेशन उतरे और उन्होंने वहां पर अखबार पढ़ा। तो अखबार में ये खबर जो है फ्रंट पेज पे थी कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में चप्पल जूते फेंके भैया, माइक वाइक तोड़ डाले। और किसने तोड़े? 2 विधायकों ने। और वो भी कौन सी पार्टी के? दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी के, क्या कहते हैं, भारतीय जनसंघ के।
तो उन्होंने दोनों विधायकों से जो है बिल्कुल एक माफ़ी मंगवाई, पहले तो पूरे मध्य प्रदेश में घुमा के, और प्लस उन्होंने कहा कि इन दो विधायकों की वजह से जो भी हमारी इमेज खराब हुई है, तो उस इमेज को भारतीय जनसंघ, एक राजनीतिक दल, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में हम इतने अच्छे काम करेंगे, इतने अच्छे काम करेंगे कि हम उस पूरी अपनी गलत छवि को जो है छिपा देंगे। तो इस प्रकार इनका जो संबंध है वो हमको मध्य प्रदेश से देखने को मिलता है, मतलब सीधा कोई ताल्लुकात नहीं है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं। एक मैगजीन आप देख रहे हो, ये दोनों मैगजीन आज भी वर्तमान में चल रही हैं, हालांकि इनका जो पुराना रूप था थोड़ा सा अलग होता था, अब तो काफी बदलाव हो गए हैं, नाम वही है। एक मैगजीन का नाम क्या है? राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म। और दूसरी मैगजीन का नाम क्या है? पांच जन्य। दूसरी मैगजीन का नाम क्या है? पांच जन्य। दूसरी मैगजीन का नाम क्या है? पांच जन्य। जो राष्ट्र धर्म नाम की मैगजीन है दोस्तों, जो राष्ट्र धर्म नाम की मैगजीन है, ये एक मासिक यानी कि मंथली मैगजीन, और जो पांच जन्य नाम की मैगजीन है दोस्तों, ये एक वीकली मैगजीन है। कैसी? वीकली मैगजीन। और इन दोनों मैगजीन के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये क्या रह चुके हैं? ये रह चुके हैं एडिटर। क्या रह चुके हैं? एडिटर। अगर आप एडिटर नहीं जानते, एडिटर कौन होता है, तो एडिटर को जो है हम लोग दोस्तों हिंदी में संपादक कहते हैं। जो मैगजीन को प्रिंट होने से पहले जो उसको फाइनल रूप देता है, क्या इसमें डाला जाएगा, क्या इसमें नहीं डाला जाएगा, वो काम होता है एडिटर का। तो दोनों ही मैगजीन्स में इन्होंने जो है एक संपादक की भूमिका, एक एडिटर का रोल जो है इन्होंने निभाया था। ठीक है, साफ स्पष्ट पूरी कहानी बताता हूं मैं आपको, इसीलिए ताकि दिमाग में कोई मसले आपके ना रहें। उसके बाद दोस्तों एक ही खबर थी, हालांकि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मालवा निमाड़ क्षेत्र को नई रेल सुविधा की ऐतिहासिक सौगात, मतलब एक नई रेल सेवा मिलने वाली है। ये देखिए मौजूदा रूट है, यहां पर मुंबई है, मुंबई से शुरू होकर सूरत, बड़ोदरा, रतलाम और फिर यहां पर इंदौर में कनेक्टिविटी है। तो इसकी जगह अब एक नया ट्रैक जो है डाला जा रहा है। इस ट्रैक का नाम क्या होगा? इंदौर मनमाड़ लाइन। कौन सी लाइन होगी? इंदौर मनमाड़ लाइन। मनमाड़ से शुरू होगी। मनमाड़ दोस्तों कहां पर आता है? मनमाड़ जो है महाराष्ट्र में आता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी इंटरनेट पे मनमाड़ टाइप करके देखिएगा तो आपको ट्रेन व्रेन का ऐसा सुंदर नज़ारा दिखेगा, है ना। मनमाड़ है, नरडाना है, और फिर ये महू और इंदौर जो है हमको यहां पर देखने को मिलता है। तो बस इतना याद रखना, मनमाड़ से इंदौर की नया रूट जो है, नई रेल सेवा मिलने वाली है। उसके बाद दोस्तों आगे देखें, यहां पर एक बात कही गई है, अनोखा म्यूजियम। यहां पर एक ऐसे म्यूजियम की बात करी गई है जो किसके लिए समर्पित है? लता मंगेशकर जी के लिए जो है समर्पित है। ये कहां पर है? लता मंगेशकर जी का जो म्यूजियम है कहां पर है? तो ये इंदौर शहर से कुछ दूरी पर। कौन सा गांव है? पिगडंबर गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों? इधर देख लीजिए, मैं बड़ा बड़ा जो है यहां पर लिख देता हूं। कौन सा गांव है? पिगडंबर। पिगडंबर जो है गांव है। तो पिगडंबर गांव कहां पर है? इंदौर शहर से कुछ दूरी पर है। तो यहीं पर लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय, ये पूरा नाम है। वापस देखें, लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय। ठीक है, क्लियर हुआ? बस इतना इसमें याद रखना है, बाकी पूरे आर्टिकल में कुछ भी नहीं है। पिगडंबर गांव में जो है लता मंगेशकर जी से संबंधित ये संग्रहालय है, म्यूजियम है। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये जो खबर हमको देखने को मिल रही है, ये कौन सी देखने को मिल रही है? पैरालिंपिक। एक तो होता है दोस्तों नॉर्मल, जिसको हम ओलंपिक कहते हैं, और एक होता है पैरालिंपिक, जिसमें जो लोग डिसेबल लोग होते हैं, दिव्यांग लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी की आंख में कोई दिक्कत है, या किसी का एक हाथ नहीं है, या किसी के पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसको डिसेबिलिटी कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए जो ओलंपिक होता है उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? पैरालिंपिक। तो नॉर्मल समर ओलंपिक्स भी कहाँ हुए? पेरिस। उसके बाद जो डिसेबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो हुए पैरालिंपिक, वो भी कहां हुए? पेरिस में हुए। ठीक है, तो पेरिस पैरालिंपिक 2024 में हमारे खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है,
आज तक इससे बेहतर प्रदर्शन कभी भी भारत के नजरिए से नहीं हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यहां पर क्या कहा जा रहा है। ये देखिए, पैरालंपिक में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीत डाले? 29 पदक जो है जीत लिए। एक बार मुझे ये डेटा क्रॉस कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ये जिन दिनों की मैगजीन है तब तक ये डेटा कंटिन्यूएशन में हो। जैसे कि मैं एक मिनट गूगल बाबा से पूछता हूं कि भैया क्या आंसर है, क्रॉस कंफर्म करने में क्या जा रहा है। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन पेरिस पैरालंपिक 2024? जी हां दोस्तों, अप टू डेट डेटा है, कोई समस्या नहीं है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के खिलाड़ियों ने टोटल कितने पदक जीते? 29 मेडल्स। इतने मेडल्स तो हम नॉर्मल जो ओलंपिक होते हैं उनमें नहीं जीत के आए, तो 29 मेडल्स हमने जीते हैं। और इतने सारे मेडल्स जीतने के बाद भारत का जो स्थान रहा वो 18वां स्थान रहा पूरी लिस्ट में, सबसे ज्यादा मेडल जीतने के मामले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेरिस ओलंपिक से एक क्वेश्चन आना तो तय है, गारंटीड है, 1 से 2 प्रश्न आने ही आने हैं वहां से। तो 29 मेडल्स पेरिस पैरालंपिक में जीते, 18वां स्थान रहा भारत का। 29 पदक में से 7 जो थे वो गोल्ड मेडल थे, 9 जो थे वो सिल्वर मेडल थे, और 13 जो थे दोस्तों वो ब्रॉन्ज मेडल थे। इतना आप सभी को क्लियर हुआ? तो 9 और 7 16 और 13 कितने हो गए? 29 हो गए। ठीक है, और आज तक भारत के इतिहास में पैरालंपिक खेल में इतने मेडल कभी भी नहीं जीते, ये रिकॉर्ड तोड़ मेडल्स जीते, 29 मेडल्स, जिसमें साहब 7 तो गोल्ड है, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज है। ठीक है, पहली चीज हमको याद रखनी है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने, मतलब जो खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक 2024 में मध्य प्रदेश की तरफ से, मतलब मध्य प्रदेश के जो रहने वाले खिलाड़ी हैं, उनको सरकार कितना जो है इनाम देगी? 1 करोड़। कितना? 1 करोड़। और जो खिलाड़ी कुछ भी नहीं जीत पाए परंतु उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया है, मध्य प्रदेश से उनका ताल्लुकात है, तो ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने सिर्फ क्या किया है, जिन्होंने सिर्फ उसमें भाग लिया है, वहां तक पहुंचना ही दोस्तों बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार कितने लाख का पुरस्कार देगी? 10 लाख का पुरस्कार देगी। और साथ ही साथ जिसने मेडल जीता है ना, उसे तो 1 करोड़ के साथ साथ एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब और दोस्तों मिलना बनता है, क्योंकि शारीरिक रूप से सही ना होने के बावजूद भी देश का नाम रोशन किया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर मेडल जीत के आए हैं, तो बनता है बॉस उनके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया पे सरकार ने। भारत के नजरिए से वो डेटा दोस्तों आप वहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग पेरिस पैरालंपिक में उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिनका ताल्लुकात मध्य प्रदेश से था। सबसे पहली बात, पेरिस पैरालंपिक कब से कब तक चला? 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर 2024 तक पेरिस पैरालंपिक दोस्तों जो है चला। और यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर अपने पहले खिलाड़ी की, जिनका नाम है सीहोर के कपिल परमार। सीहोर के कपिल परमार, तो इन पर हम #1 डाल देते हैं। पहले खिलाड़ी कहां के हैं? सीहोर के। तो कोई भी खिलाड़ी है मध्य प्रदेश का, वो किस खेल से संबंधित है? सीधा प्रश्न पूछता है। या फिर किस जिले से संबंधित है? सीधा प्रश्न पूछता है। तो कपिल परमार का संबंध है सीहोर से। और ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? जूडो के खिलाड़ी हैं। ये भले ही आप याद ना भी रखें, 60 किलो कैटेगरी से जो है इनका संबंध है। और ये पहली बार जूडो के खेल में भारत के लिए कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। वाह भाई वाह, शाबाश कपिल परमार जी। उसके बाद यहां पर एक और खिलाड़ी का नाम है रूबीना फ्रांसिस। क्या नाम है दोस्तों? रूबीना फ्रांसिस। इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध जो है शूटिंग से है। ठीक है, और हाँ, इनका संबंध जो है शूटिंग से है। और इन्होंने, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली महिला पैरालंपिक खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया मध्य प्रदेश की तरफ से।
पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता है। आज तक मध्य प्रदेश की किसी भी महिला खिलाड़ी ने पैरालंपिक्स में मेडल नहीं जीता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नाम क्या है इनका? रोबीना फ्रांसिस। और अब आप पूछेंगे सर किस जिले से इनका संबंध है, तो बता रहे हैं भैया, सब्र रखो, जबलपुर से इनका संबंध है। तो यहां पर हम डाल देते हैं #2। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने शूटिंग में? इन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता है 10 मीटर एयर राइफल की कैटेगरी में। तो रूबीना फ्रांसिस, जबलपुर, शूटिंग ब्रॉन्ज। कपिल परमार, सीहोर, जूडो ब्रॉन्ज। ठीक है, आगे आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों का और नाम यहां पर लिया गया है। एक का नाम है प्राची यादव। इनका संबंध दोस्तों कहां से है? इनका संबंध है ग्वालियर से। कहां से संबंध है प्राची यादव जी का? तो इनका संबंध ग्वालियर से है। यहां पर लिखा भले ही नहीं है, लेकिन हम आपको यहां पर एक्स्ट्रा में बता देते हैं, ग्वालियर से। और चौथी खिलाड़ी जो यहां पर जिनका नाम लिया जा रहा है, पूजा ओझा, इनको #4 कर देते हैं। इनका कनेक्शन है दोस्तों भिंड से। तो आसपास के ही इलाके हैं भिंड और ग्वालियर। और इन दोनों का ही कौन से खेल से संबंधित है? आपने कीनोइंग गेम का नाम सुना होगा। कीनोइंग गेम का नाम सुना होगा आपने। जैसे पतली सी बोट होती है और 2 तरफ जो है उसके चप्पू होते हैं, और ऐसे 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 पतली सी नाव को उसमें खिलाड़ी एकदम फिक्स होकर बैठ जाता है। तो कीनोइंग गेम से जो है इनका संबंध, दोनों का ही, प्राची यादव और पूजा ओझा दोनों का संबंध जो है कीनोइंग गेम से है। और जो है इन्होंने 8वां स्थान हासिल किया। भले ही ठीक है ऊपर रैंक पर नहीं पहुंच पाई, लेकिन इनका ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये VL2 ये एक कीनोइंग गेम में ही एक कैटेगरी होती है, VL2। तो उसमें उन्होंने जो है 8वां स्थान हासिल किया। और ये मध्य प्रदेश राज्य की जो वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी है उसकी खिलाड़ी हैं प्राची यादव जी। ठीक है, 8वां स्थान इन्होंने हासिल किया, मेडल नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं। उसके बाद एक और कीनोइंग के ही खेल में है, पूजा ओझा, भिंड से जो है इनका संबंध था। ठीक है, और इन्होंने जो है सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था। ये इनकी उपलब्धि रही, मेडल भले ही नहीं आया, सेमीफाइनल में इन्होंने जो है प्रवेश किया। इतना क्लियर हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने जाना खिलाड़ियों के बारे में। उसके बाद यहाँ पर एक और जो है कहानी, यहाँ पर 3 गांव के नाम दिए गए हैं। एक गांव है प्राणपुर, अभी बताएंगे कहां आता है प्राणपुर। दूसरा गांव है, कौन सा है? ये सावरवानी लिखा हुआ है ना, मुझे लगा कि खा बना हुआ है। ठीक है, खा होता तो जुड़ा होता, सावरवानी। और तीसरा है लाड़पुरा खास, लाड़पुरा खास। इन तीनों गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से जो है दोस्तों इनको सम्मानित किया गया है। इतना याद हो जाएगा। आइए सारे गांव के बारे में आपको, देखो भाई कहां से, भाई सरकारी मैगजीन कितना तो हमको डेटा देती है, बस हमको क्या, हमको नखरे करने की आदत है, सरल रास्ता खोजने की आदत है। मैं तो भाई, मैं सच में बता रहा हूं, मैं अगर MPPSC का पेपर दे रहा होता, मैं तो पढ़ लेता, चुपचाप पढ़ लेता। प्राइवेट मैगजीन्स भले ही हो पाती नहीं हो पाती, मैं इसको पढ़ लेता। ठीक है, देंगे भविष्य में, हम भी कभी दे देंगे एग्जाम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। गला बैठ गया। हाँ देखो भैया, कौन सा गांव है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ गांव पर्यटन प्रतियोगिता, मतलब एक कंपटीशन हुआ जिसका नाम था बेस्ट विलेज टूरिज्म कंपटीशन, है ना। पहले लिख दूं, यहां पर नाम लिख दूं, हमारे अंग्रेजी वाले जो विद्यार्थी हैं, बेस्ट विलेज टूरिज्म, बेस्ट विलेज टूरिज्म कंपटीशन। ठीक है साहब। हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि मध्य प्रदेश ने अपना परचम लहराया। मध्य प्रदेश को आदत है परचम लहरा दो फटाफट। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि इंटरनेशनल टूरिज्म डे पर
जो सेंट्रल को, जो भारत सरकार है, उन्होंने मध्य प्रदेश के कितने गांव को सेलेक्ट किया है? 3 गांव को सेलेक्ट किया है और इनको बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन से गांव की? प्राणपुर गांव की। तो एक काम करते हैं, इनको डिटेल में हम आगे देखते हैं, है ना, आगे हम देखेंगे। मैंने इन सारे गांवों को अलग अलग, हाँ ये आ गया ना, प्राणपुर। ये प्राणपुर गांव पहले तो कौन से जिले में आता है ये फाइंड आउट करें, तो भैया ये आता है अपना अशोकनगर जिले में, ठीक है। अशोकनगर की चंदेरी तहसील में जो है ये आता है। चंदेरी तहसील से भी 4 किलोमीटर दूर है। लो भैया सबसे, तो अशोकनगर जिला चंदेरी तहसील से 4 किलोमीटर दूर। नाम क्या है गांव का? प्राणपुर। कहावत सी नहीं बनी? अशोकनगर की तहसील चंदेरी से 4 किलोमीटर दूर, नाम है इसका प्राणपुर। शाबाश, क्या बात है। तो प्राणपुर को मध्य प्रदेश टूरिज्म ने देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया है, ठीक है। हैंडलूम जानते हो आप? हैंडलूम जानते हो? हैंडलूम का मतलब क्या होता है? बिना मशीन का उपयोग करे कपड़े का काम करना, है ना। क्या होता है? बिना मशीन का उपयोग करे कपड़े का काम करना। तो पूरी कैटेगरी का नाम सुन लो, क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये प्राणपुर जो गांव है ना, यहां पर लगभग 243 घरों में हथकरघा भी कुछ नहीं है। हथकरघा क्या होता है? हैंडलूम है। हथकरघा मतलब हाथों से बुनाई करने वाला, हैंडलूम। हथकरघा बुनाई का काम किया जाता है। 243 घरों में केवल यही काम होता है। और लगभग इस प्राणपुर गांव में 550 हैंडलूमर्स हैं, मतलब जो हाथों से कपड़े का काम करते हैं, और 900 बुनकर यानी कि वीवर्स हैं जो सिलाई का काम करते हैं। समझ में आई दोस्तों बात? तो बेसिकली चंदेरी तो वैसे ही कपड़े के लिए फेमस है, तो यहां पर प्राणपुर गांव भी किस चीज के लिए फेमस है? एक शब्द में अगर बोलना है, प्राणपुर गांव किस चीज में फेमस है? हैंडलूम। कौन सा? हैंडलूम। ओके चलो आगे देखें। फिर उसके बाद गांव कौन सा आ गया? उसके बाद गांव आ गया सावरवानी। सावरवानी गांव का संबंध कौन से जिले से है? छिंदवाड़ा जिले से है। इस गांव में छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में बसा सावरवानी गांव। ये बेसिकली किस जनजाति से संबंधित है? अब लो, जनजाति का नाम आ गया तो बहुमूल्य प्रश्न बन गया। गोंड जनजाति की संस्कृति को दर्शाता है ये गांव सावरवानी। और यहां पर बेसिकली क्या है कि ये जो गांव है ना, ये इसके आसपास जो है ना वो सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो बेसिकली क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी चल रही है कि नेशनल पार्क्स वगैरह के आसपास के जो गांव होते हैं, वहां पर जो गांव के लोग हैं वो अपने घर को कुछ इस तरीके से, मतलब नेचुरल तरीके से, एकदम ग्रामीण स्तर पर ऐसा तैयार करें कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो वहां पर उनके घरों पर रुकने आए। मतलब वो खुद उस घर में नहीं रहेंगे, वो अपने घर को सेटअप कर देंगे होटल की तरह, और टूरिस्ट लोग वहां पर रहने आएंगे। बड़ा ही सिंपल लेवल पर ग्रामीण सभ्यता को समझने के लिए बहुत खूबसूरत जो है ये तरीका है। तो इस गांव में क्या किया गया है कि जो मध्य प्रदेश का टूरिज्म बोर्ड है, उन्होंने कितने होम स्टे बनवाए हैं? 9 होम स्टे। होम स्टे मतलब क्या होता है कि किसी का घर है, आप वहां पर जाके जो है रुकते हैं। तो 9 होम स्टे जो है बनाए हैं। तो एक तरीके से ये जो सावरवानी है, ये बेसिकली किसको बढ़ावा दे रहा है? ये टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। टूरिज्म के साथ साथ ये कौन सी जनजाति को दर्शा रहा है? ये गोंड जनजाति की जो संस्कृति है, ये गोंड जनजाति का जो कल्चर है, ये उसको दर्शा रहा है। और चूंकि यहाँ पर 9 होम स्टे बना दिए गए हैं, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी जो है वो मिलेगा। देख रहे हैं कितना सारा फायदा है। इसीलिए सावरवानी गांव को जो है पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद एक और गांव है दोस्तों, ये गांव का नाम क्या है? लाड़पुरा खास। अब लाड़पुरा खास कौन से जिले में आता है? ये निवाड़ी जिले में आता है। इसका भी दोस्तों वही सेम कनेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत पहले ग्रामीण पर्यटन गांव होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि इसमें क्या कहा गया? कौन सा मिशन?
रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम समझो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। ठीक है, हर चीज तौर तरीके से सीखो। तो ये है मिशन का नाम। और इस मिशन के अंतर्गत फर्स्ट टूरिज्म विलेज, यानी कि पहला पर्यटन गांव है कौन? लाड़पुरा खास। लाड़पुरा खास। तो यहां पर भी वैसे ही काम हो रहा है जैसे पीछे चल रहा था कि गांवों को विकसित किया जा रहा है, वहां पर पर्यटकों के रुकने के लिए जगह बनाई जा रही है, बस इसीलिए इसको यहां पर अवार्ड मिला है। और ये जो लाड़पुरा खास है निवाड़ी के पास लग रहा है, तो कौन सी संस्कृति को दर्शाता है? ये बुंदेलखंड संस्कृति को जो है ये दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने तीनों गांव जो है पढ़ लिए। अब यहां पर क्या कहा गया, एक और खबर आई कि मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रेनिंग होता है। तो एमपी पुलिस ट्रेनिंग में साइन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज, यानी कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी बातों को सुनने समझने के लिए कौन सी भाषा आनी चाहिए? साइन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश की पुलिस को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बन गया जिन्होंने पुलिस को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। अब आप कह रहे हो कि सर पुलिस को साइन लैंग्वेज क्यों देना? पुलिस में जो लोग भर्ती होते हैं वो बोलना सुनना सब जानते हैं। भैया सुनो, समझना मेरी बात को, ठीक है? अगर कोई प्रकार की विपत्ति आ गई, प्रॉब्लम आ गई, और उस विपत्ति में कोई ऐसा व्यक्ति फंसा हुआ है जो बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, तो उस परिस्थिति में क्या पुलिस वाले को साइन लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए कि वो उस व्यक्ति से बात कर सके? और जब तक वो उस व्यक्ति से बात नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो वो संवेदनशीलता से, यानी कि पूरे इमोशंस के साथ, पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बिहेव नहीं कर पाएगा। तो आप विपत्ति के समय ऐसे डिसेबल लोगों का, ऐसे दिव्यांगजन लोगों की मदद करने के लिए पुलिस को साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। और मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है ऐसी ट्रेनिंग अपनी पुलिस को देने वाला। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक खबर है, क्या कहता है? पीएम जनमन योजना। कितनी बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं पीएम जनमन योजना। यह केंद्रीय स्तर की योजना है जो किससे संबंधित है? जो जनजातियों के विकास से संबंधित है ना, जनजाति के विकास से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पीएम जनमन योजना के तहत देश में जो सबसे पहली सड़क बनाई गई है वो कहां बनाई गई है? बालाघाट में जो है ये सड़क जो है बनाई गई है। मैंने पीएम जनमन योजना के संबंध में आपको जो हमारा क्रांति बैच का लेक्चर नंबर 48 था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि पीएम जनमन योजना के तहत निवास के लिए, रहने के लिए जो सबसे पहली कॉलोनी बनाई गई और साथ ही साथ जो सबसे पहला घर बनाया गया वो कहाँ, किस जिले में बनाया गया था? शिवपुरी जिले में बनाया गया था। परंतु यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहली सड़क, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश की सबसे पहली सड़क कहाँ बनाई गई? बालाघाट में जो है बनाई गई। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? यहाँ पर दोस्तों एक अवार्ड है जो बच्चों को दिया जाता है। क्या नाम है? राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड। नाम में ही क्या है? इंस्पायर, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। ठीक है, तो नेशनल इंस्पायर अवार्ड योजना में मध्य प्रदेश के दीपक वर्मा को फर्स्ट पोजीशन मिली दोस्तों। मध्य प्रदेश के दीपक वर्मा, क्या नाम है इनका? दीपक वर्मा। इनका संबंध किस जिले से है? भिंड जिले से है। ये 10वीं क्लास के जो है विद्यार्थी हैं और इन्होंने एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है। नाम क्या है? सेफ विजन डिस्टेंस सेंसर इन स्मार्टफोन। बस आपको प्रोटोटाइप है, मतलब प्रोटोटाइप मतलब अभी इसको प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई नहीं किया लेकिन किया जा सकता है। तो सेफ विजन डिस्टेंस सेंसर इन स्मार्टफोन, बस आपको नाम याद रखना है, बाकी कुछ काम समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चूंकि 10वीं क्लास का विद्यार्थी है और इतनी अच्छी तकनीक जब वो बना देता है तो अवार्ड नहीं मिलेगा तो कब अवार्ड मिलेगा? तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के हैं। कौन से जिले के हैं? भिंड जिले के हैं। नाम क्या है? दीपक वर्मा।
फर्स्ट अवार्ड मिला है। कौन से अवार्ड्स की कैटेगरी में? राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड। और इन्होंने क्या चीज बनाई है? सेफ विजन डिस्टेंस सेंसर इन स्मार्टफोन। ये भले ही आपसे ना भी पूछे, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? दीपक वर्मा को। और अगर इनका नाम भी क्वेश्चन में दे देता है तो फिर पूछ लेगा किस जिले से इनका संबंध है, तो भिंड जिले से। लेकिन और भी विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के जिनको राष्ट्रीय इंस्पायर कैटेगरी में अवार्ड मिला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड अभी फिलहाल में हुआ है, ये 11वें नंबर का इसका जो है नंबर था, मतलब 10 बार पहले भी हो चुका है। और ये 17 से 19 सितंबर तक जो है चला था 2024 में। और टोटल देश भर से कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया? 470, जिसमें से टोटल 31 विद्यार्थियों का जो प्रोटोटाइप मॉडल था उसको जो है चुना गया। तो इसमें जो दीपक वर्मा जी हैं उनको तो जो है फर्स्ट अवार्ड मिल गया, प्रथम स्थान। और ये प्रथम स्थान पूरे देश में, पूरे कंट्री में जो है प्रथम स्थान मिला है भाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ हमको 5वें स्थान पर भी जो विराजमान हैं उनके बारे में भी जान लेना चाहिए। फर्स्ट अवार्ड के साथ साथ 5वें रैंक पर भी हैं। और ये दोस्तों कहाँ के हैं? ये हैं भोपाल जिले के। और दीपक वर्मा कहाँ के थे? भिंड जिले के, ठीक है। ये भोपाल जिले के हैं और कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं, वो छोड़ो आप। 5वां रैंक इनको मिला है, ठीक है। नाम क्या है इनका? आरुष नाग। कौन सा स्थान मिला है? 5th रैंक। इनके प्रोटोटाइप का नाम क्या है? ताप रक्षक मटेरियल, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जलने वलने से बचाएगा, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ एक और बालाघाट जिले के नाम क्या है? सुश्री शिरोमणि दहीकर। ये छात्रा हैं कहाँ की? बालाघाट जिले की। इनको भी जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 31st। टोटल 31 बच्चों का ही तो प्रोटोटाइप सेलेक्ट हुआ था, उसमें भी लास्ट नंबर पर भी अपनी बच्ची जो है आ गई। कहाँ की? बालाघाट की, है ना। इनका प्रोटोटाइप का नाम क्या था? टू रिड्यूस दी कॉम्प्लेक्सिटी मेकिंग लोटस सिल्क, ठीक है। चलो, कोई प्रोटोटाइप का नाम मत याद रखो, रिवाइज करें। दीपक वर्मा भिंड जिले के, फर्स्ट रैंक पूरे इंडिया में। उसके बाद आरुष नाग भोपाल जिले के, 5th रैंक ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद बालाघाट जिले की सुश्री शिरोमणि दहीकर, और ये 31 स्थान जो है इनका रहा। और ये सब कौन से अवार्ड हैं? राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड। उसके बाद दोस्तों आप देखें, बांस संसाधन यानी कि बैम्बू रिसोर्स। बांस संसाधन में, बैम्बू रिसोर्स में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है, फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है साहब। अच्छा, तो यहां पर हमको बेसिकली क्या क्या देखना है? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है। सेकंड पर कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। बस कुछ नहीं है कि मध्य प्रदेश में बांस का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा है। जैसे कि पूरे देश में बांस का क्षेत्र कितना है जहां पर बांस उगाया जाता है? 15 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से 1.84 मिलियन हेक्टेयर केवल मध्य प्रदेश के पास है, इसलिए मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो ये इतना सारा डेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये टोटल देश का, उसमें से मध्य प्रदेश का इतना। मध्य प्रदेश रैंक 1, अरुणाचल रैंक 2, महाराष्ट्र रैंक 3। सिंपल है। अब एक चीज और देख लो कि मध्य प्रदेश में जो किसान बांस उगाते हैं, तो सरकार जो है वो उनको 120 रुपए प्रति बांस का पौधा अनुदान देती है। अनुदान मतलब ग्रांट, मतलब आर्थिक हेल्प देती है ना। क्या देती है? आर्थिक हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। कितना? एक बांस के पौधे पर 120 रुपये। अब बांस का पौधा तुरंत उगाओगे तो तुरंत तो बांस का वो पूरा पेड़ बन नहीं जाएगा, समय लगता है। तो इसीलिए जो सरकार है वो एक बांस के पौधे पर कितना दे रही है? एक बांस के पौधे पर कितनी मदद दे रही है? 120 रुपये। लेकिन एक साथ नहीं देगी, एक साथ पेड़ बड़ा नहीं हो जाएगा, 3 वर्ष में देगी। और कैसे देगी? पहले वर्ष 50 अनुपात में, सेकंड 30 अनुपात में, और तीसरे वर्ष में 20 अनुपात में। तो ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है। 120 रुपया सरकार देती है, ठीक है। कैसे? जैसे कि पहला ईयर है तो 120 रुपया प्रति पौधा एक बार में नहीं देगी, पहले साल में केवल 120 का 50 अनुपात। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 50, 30, 80 और 20, 100। तो नीचे लिखेंगे 100
उसका कितना हिस्सा, 50 अनुपात। तो यहां से ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, यानी कि पहले वर्ष कितना पैसा दिया जाएगा, 60। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, 120 का, ये गणित नहीं करनी है, बस करके बता रहा हूं, 30 अनुपात, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। तो सेकंड ईयर में कितना मिलेगा, 36 रुपया। तो 60 यहां मिल गया, 36 यहां मिल गया, मतलब 96 रुपया आपको मिल गया। तो अंतिम साल में, तीसरे साल में कितना रुपया मिलेगा, 24 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से सरकार एक बांस के पौधे पर सरकार को 120 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प देगी और 3 वर्षों में देगी 50, 30 और 20 के अनुपात से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो, यहां पर एक बहुत तगड़ा फैक्ट है कि मध्य प्रदेश को मिली कुपोषण के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कुपोषण जानते हो क्या होता है, कुपोषण होता है मेल न्यूट्रिशन। क्या होता है दोस्तों कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो यहां पर कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, उनको सिंपल धड़ाधड़ लिख लेना, जो आपका क्रांति का रजिस्टर है। क्रांति बैच देखते हो, वीडियो देखते हो, 49 नंबर पर आ गए और रजिस्टर नहीं बनाया, किस उम्मीद से, पीडीएफ मिलेगी। पहले लेक्चर से कह रखा है, यहां पर पीडीएफ नहीं मिलती, दुनिया में मिलती होगी, क्रांति बैच में नहीं मिलती, शॉर्ट लिखना पड़ता है। इसकी पीडीएफ दे दी ना हमने, अगर आपको 49 लेक्चर की 600-700 पेज की पीडीएफ हो जाएगी, पागल हो जाओगे। रजिस्टर में बैठ के लिखोगे, मुश्किल से 50-60 पेजों में 50 लेक्चर से मुड़ जाएंगे आपके, ठीक है भैया। चलो अब देखो, सबसे पहले पुराना डेटा भी पूछ लेता है मध्य प्रदेश, तो देखना 2005-6 में 60% बच्चे उनकी उम्र के अनुसार, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनका वजन कम था, ठीक है। कब था, 2005-6 में। लेकिन वही ये आंकड़ा अगर मैं 2020-21 तक का सरकार ने लेटेस्ट उपलब्ध करवाया है, 2020-21 में यह आंकड़ा 60% से घटकर कितने परसेंट पर आ गया है, 33%। यानी कि 2005-6 में 60% बच्चे ऐसे थे जिनका उनकी एज के अकॉर्डिंग जो वजन था वो क्या रहता था, काफी कम रहता था। लेकिन 2020-21 तक आते आते ये आंकड़ा कितना हो गया, 33% पर घट के आ गया। और अगर हम इस कैटेगरी में बात करें कि बच्चों का वजन उनकी उम्र के अनुसार कम है, तो ये चीज़ अच्छी तो है नहीं, तो इसको जितना कम किया जाए उतना अच्छा। तो मध्य प्रदेश ने कम भी किया है। तो इस कैटेगरी में मध्य प्रदेश का जो है, इस सुधार के मामले में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। इतना क्लियर हो गया, सिंपल, ये कम वजन वाली बात है। उसके बाद 2005-6 में दुबलेपन, दुबला मतलब पतला जो व्यक्ति होता है, दुबलेपन का जो दर था वो कितना था, 35%, ठीक है। और 2020-21 में घटकर कितना हो गया, 18.9%। तो दुबलेपन की कैटेगरी में ये देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, दुबलेपन की कमी को दूर करने में, तो दूसरा स्थान है। ये याद रख लिया। अच्छा, उसके बाद एक ऐप बनाया है सरकार ने, एक ऐप बनाया जिसका नाम क्या रखा है, पोषण ट्रैकर ऐप। क्या नाम रखा है ऐप का, पोषण ट्रैकर ऐप, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश में कुपोषण की जो स्थिति है उसको चेक करने के लिए ऐप है। टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होता रहता है, पता चलता रहता है कि मध्य प्रदेश का मेल न्यूट्रिशन में, कुपोषण में क्या हाल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें यहां पर 2023-24 का डेटा दिया हुआ है। अगर मैं पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से देखूं तो अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश में 30% बच्चे ऐसे थे जिनका वजन कम था उनकी उम्र के अनुसार। यहां पर भी ये वाला डेटा भी पूछ सकता है, उम्र के अनुसार वजन कम, और ये वाला डेटा भी पूछ सकता है। 2023 में कितने प्रतिशत ऐसे बच्चे थे जिनका उम्र के हिसाब से जो है, देखो 2020-21 में कितना था, 33% बच्चे ऐसे थे जिनका उम्र के हिसाब से वजन कम है। लेकिन 2023 में आते आते और सुधार हो गया और ये 33% घट के कितना आ गया, 30% पर आ गया। और 2024 तक ये आंकड़ा और घट गया और कितना परसेंट पर आ गया, 27%। तो 5-6 में कितना था, 60% ऐसे बच्चे थे जिनका उम्र के हिसाब से वजन कम था। 2020-21 में 33% बच्चे ऐसे थे जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम था। 2023 में मात्र 30% बच्चे जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम था। और 2024 में आते आते ये घटकर 27% हो गया। यानी कि ये डेटा बन जाता है दोस्तों बहुमूल्य। समझ में आ गई चीज, आपको क्लियर हो गई बात यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं।
भविष्य की योजनाएं, ये बहुत ज्यादा बहुमूल्य चीज है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भविष्य में हमने टारगेट क्या सेट किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो देख लो 2025 अंत होते होते जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका जो ठिगनापन होता है, ठिगनापन मतलब वजन कम, हाइट कम, तो वो कितने से कम लेके आना है हमको? 33% से कम लेके आना, ये पहला टारगेट है। ये ठिगनापन मतलब हाइट की जो कमी है, उम्र के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ी, तो वो कुपोषण का ही तो लक्षण है। तो 5 वर्ष से जो कम बच्चे हैं जिनके अंदर शॉर्ट हाइटेडनेस यानी कि ठिगनापन की समस्या है, वो 33% से हमको कम करनी है 2025 के एंड तक। 2025 के एंड तक हमको एक और काम करना है कि जो बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से जो उनका वजन होता है वो कम रह जाता है, तो उस आंकड़े को हमको 25% पर लाना है। अभी मैंने 2024 के अनुसार पढ़ाया, वो कितना आ चुका है? 27% आ चुका है। 2025 एंड होते होते हमको कितना करना है? 25% से उसको कम करना है। सब सेट हो रहा है। 60%, फिर 33%, फिर 30%, फिर 27% और फिर 2025 के अंत तक 25% से कम लाना है। ठीक है, याद हो गया होगा। दुबलापन यानी कि पतलापन, इसको कितने से कम लेके आना है? 8% से कम जो है हमें इसको लेके आना है। और एक होता है बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से जो दुबलापन होता है, वो कितने से कम लेके आना है? वो 5% से कम लेके आना है। ये पूरे टारगेट कब तक के सेट करे गए? 2025 तक के लास्ट तक सेट करे गए। उसके बाद हमको 2047 तक मध्य प्रदेश में हर प्रकार के कुपोषण को, हर प्रकार के मैल न्यूट्रिशन को हमको हटाना है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न आ जाएगा कि किस साल तक हमको कुपोषण के हर पहलू को हटा देना है, मिटा देना है? भाई 2047 नाम कुछ होता है? 2030 ही बोल देते कम से कम, 2047 तक जाके खत्म करोगे क्या? चलो खैर, जो भी कहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्री अन्न, श्री अन्न हम सभी लोग जानते हैं, मोटा अनाज होता है श्री अन्न। और पिछले 3 साल में आप ये भी जानते होंगे फैक्ट कि 2023 वाले वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट ईयर जो है घोषित किया गया था। तो 2023 से अगर हम काउंट करें, 23 हो गया, 24 हो गया, मतलब 22, 23, 24, पिछले 3 सालों में श्री अन्न का जो रकबा है, रकबा मतलब कि कितने इलाके में मोटे अनाज की खेती हो रही है, तो उसका जो साइज है अब कितना हो चुका है? 3 साल में दुगना हो चुका है, 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। बस इतना आपको याद रखना है। पिछले 3 साल में श्री अन्न की जो खेती हो रही है और उसका जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरा जो एरिया है, वो 2 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 3 सालों में। बस इतना याद करो और आगे बढ़ जाओ। फिर यहां पर एक लिखा हुआ है, योजनाओं को गति बढ़ाएगा टीडीआर पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? टीडीआर। मुझे बस यहां पर आपको टीडीआर पोर्टल की फुल फॉर्म पढ़ानी है, बस इसीलिए अटैच किया है, नहीं तो इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। टीडीआर का फुल फॉर्म क्या है? आइए देख लेते हैं। यहां पर लिखा होगा ना, हस्तांतरणीय विकास अधिकार पोर्टल। अब इंग्लिश वालों का तो खोपड़ी घूम गई होगी, सर ये क्या लिखा है? कोई बात नहीं, टेंशन गाय को है जब हम हैं तो। क्या नाम है? टीडीआर पोर्टल। ठीक है, जहां पर टी का मतलब है ट्रांसफरेबल, हस्तांतरणीय का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। आगे क्या लिखा है? विकास। तो डी से क्या हो गया? डी से क्या हो गया? डेवलपमेंट। फिर क्या लिखा है? अधिकार। ये क्या हो गया? राइट्स। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर पोर्टल। ये पोर्टल बेसिकली क्या है? ये एक तरीके से, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था ना पोषण ट्रैकर, के मध्य प्रदेश में कुपोषण कितना सुधर रहा है, नहीं सुधर रहा है, उसका पूरा जानकारी रखता है। तो ऐसे ही ये जो टीडीआर पोर्टल है, पोर्टल मतलब वेबसाइट है, ये बेसिकली मध्य प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सिस्टमैटिकली चलती रहें, टाइम टू टाइम पूरी होती रहें, किसका क्या स्टेटस है, पूरी जानकारी जो है अपने पास ये रखता है। आगे देखें, यहां पर आगे एक योजना का नाम लिखा हुआ था, तो मैं बस उसका यहां पर आपको फुल फॉर्म पढ़ाना चाहता हूं। एक योजना लिखी हुई है दोस्तों यहां पर MWEF, बस फुल फॉर्म याद कर लो योजनाओं के। इसका नाम क्या है? मेंटोरिंग। मेंटोरिंग ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ है, देखो, मेंटोरिंग विमेन, मेंटोरिंग विमेन
एम्पावरिंग फ्यूचर्स, बस इतना इसका फुल फॉर्म है, मेंटरिंग विमेन एम्पावरिंग फ्यूचर्स। ठीक है, यही इसका नाम हिंदी में आएगा, याद रख लेना। उसके बाद एक योजना है जिसका नाम है वी स्टेम। क्या नाम है? वी स्टेम। ये वी स्टेम योजना बेसिकली महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है, विमेन को एम्पावर करने के लिए है। कौन सी फील्ड में? एस का मतलब है साइंस यानी कि विज्ञान, टी का मतलब है प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी, ई का मतलब है इंजीनियरिंग और एम का मतलब है दोस्तों यहां पर मैथमेटिक्स। यहां पर ई की जगह आपको इंग्लिश देके कंफ्यूज कर सकता है, होना मत। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तो इन चारों फील्ड में, चार हो गए ना, इन चारों फील्ड में महिलाओं को सशक्त बनाना है, विमेन को एम्पावर बनाना है ताकि वो अपने पैरों पर और बेहतर तरीके से भविष्य अपना निर्माण कर सकें। तो ये दो योजनाओं के यहां पर मुझे आपको फुल फॉर्म बताना था। उसके बाद एक ये मुझे बताना है आपको अगले में कि इंदौर में और जबलपुर में, ये दोनों शहर के इलाके हैं, यहां पर सिटी फॉरेस्ट जो है बनाने की बात की जा रही है ना। अभी बनाया नहीं है, सिटी फॉरेस्ट मतलब शहर का इलाका है, पेड़ पौधे कम होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लगाने की बात की जा रही है। कहां पर? इंदौर और जबलपुर में सिटी फॉरेस्ट को लगाने की बात की जा रही है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस की एक योजना है, हम होंगे कामयाब। ये याद रखना, ठीक है, हम होंगे कामयाब। तो ये जो योजना है ना, हम होंगे कामयाब, इनको नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है पुरस्कार दिया गया है। ये बेसिकली जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनका जल्द से जल्द निवारण के लिए, उनका सल्यूशन के लिए, पुलिस स्टेशन पे जल्दी से जल्द केस दर्ज कराने के लिए ये बनाया गया है अभियान, हम होंगे कामयाब। और ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो है डिजाइन किया है, परंतु अब इसको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अच्छा, आपसे नाम पूछ सकता है ना, तो हम होंगे कामयाब याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम में, कितने नगर निगम? 16 नगर निगम में एक मॉडल स्टार्ट किया है। मॉडल का नाम है मॉडल रैन बसेरा, मॉडल रैन बसेरे, मॉडल रैन बसेरे। ठीक है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक तरीके का रेस्ट हाउस है, विश्राम गृह है जहां पर आप रुक सकते हैं, जस्ट लाइक अ होटल, डॉर्मेट्री वगैरह होती है। तो 16 नगर निगम मतलब 16 अलग अलग जिलों में जो है इसको बनाया जाएगा। तो हर जिले में वहाँ की जो नगर निगम होगी मॉडल रैन बसेरे को बनाएगी, और हर मॉडल रैन बसेरे के अंदर टोटल कितने बेड की फैसिलिटी होगी? 100 बेड्स की फैसिलिटी होगी। यहाँ पर कहाँ कहाँ पर बनाया जाएगा उसके नाम भी दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके नाम लिख लेना। ठीक है, मॉडल रैन बसेरे। आगे देखें, यहां पर एक सम्मान, और ये आज की आखिरी खबर है दोस्तों, यहां पर एक अवार्ड दिया गया है दोस्तों। जो हमारे मध्य प्रदेश में जनसंपर्क डिपार्टमेंट है, जनसंपर्क विभाग, जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जनसंपर्क विभाग कहते हैं, तो उसके जो अपर संचालक श्री जीएस वाधवा को 21 सितंबर 2024 को शहीद भवन भोपाल में, ठीक है, अवार्ड का नाम बताओ। अवार्ड का नाम है डॉक्टर राजेंद्र कुमार जनसंपर्क सम्मान, ये अवार्ड का नाम है। अवार्ड का नाम याद रखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुमार जनसंपर्क सम्मान। और ये किसे दिया गया है? ये जनसंपर्क विभाग के ही एक अधिकारी जिनका नाम है श्री जीएस वाधवा। तो दोस्तों इसके साथ आज का ये लेक्चर हो जाता है समाप्त। हमारे क्रांति बैच में लगभग जो लेक्चर की लिमिट होती है वो 1 घंटे का हम रखते हैं। आज हमने 1.5 घंटे का लेक्चर रख दिया, लेकिन माल भरपूर, लोडेड, टिप टू टॉप, एकदम भमाभम काम चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैं फिर लेक्चर नंबर 50 में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। पूरी प्लेलिस्ट देख लो भाई, पूरा क्रांति बैच देख लो, चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाओ, वहां से सारे लेक्चर देख लो, 1 से लेके सीधे 49 तक। और 10 फरवरी तक लास्ट में इसमें लेक्चर डालूंगा, और फिर 11 से 15 फरवरी क्वेश्चन डालूंगा। रिवाइज करो, मस्त करो, 16 फरवरी को एग्जाम देके आओ। धन्यवाद, मुलाकात करूंगा। और हाँ, ये भी सुन लो कि मेरा ना क्रांति बैच का जो आखिरी लेक्चर होगा, मैं उसमें सारी जितनी भी रैंक हैं, मैं आपको पता है मैंने एचडीजी की वीडियो बना रखी है, मैंने खनिज रैंक की वीडियो बना रखी है, कृषि रैंक की बना रखी है, ऊर्जा की बना रखी है, सब बना रखा है। लेकिन मैं एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक अंतिम रिवीजन करवाऊंगा, ताकि जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन लोगों के होते हैं वो भी एक अंतिम बार खत्म हो जाए। वही डेटा रट लेना, कुछ बदलाव नहीं होगा, जो पहले पढ़ा है वही पढ़ाऊंगा। अगर इक्का दुक्का बदलाव है तो वो करवा दूंगा, रट लेना, उनको करके आ जाना, वहां से क्वेश्चन कन्फर्म आना तय है आपका। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ आएगा,
और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गया, जो लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखे होंगे वो सुन पाएंगे। 11 फरवरी से 15 फरवरी, मतलब 11 फरवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 तक 5 दिन लगातार मैं मैराथन क्लासेस कंडक्ट करूंगा। आपको पता है मैं मैराथन क्लास कंडक्ट नहीं करता हूं, है ना। मैराथन की दुनिया में हो सकता है कि मैं ऐसा टीचर उभर के आ रहा हूं जो मैराथन नहीं कंडक्ट करता, तो मैं उसको खैर मैराथन बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि वो मैराथन नहीं होगा, वो बहुत ही बवाल चीज़ होगी। मैराथन के नाम पे MCQ वो सब, मुझे MCQ से उतना लगाव कभी वैसे भी नहीं रहा। मेरा हमेशा से मकसद रहा है कंटेंट पढ़ो, MCQ दिन रात सुबह शाम कभी भी सॉल्व आप कर सकते हो अगर आपने डेटा पढ़ा हुआ है तो। और डेटा पढ़ा हुआ नहीं है तो कोई सा भी MCQ ले आओ, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको अंतिम उसमें तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो 5 दिन पहले, जो 16 फरवरी 2025 से पहले जो पहले के 5 दिन होंगे, 5 मैराथन कंडक्ट करेंगे हम लोग, मैं और संदीप सर, हम लोग मिलके जो है कंडक्ट करेंगे। और संदीप सर ने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूट्यूब चैनल को, और तो हम लोग जो है करेंगे 5 दिन, और आपको ऐसा कंटेंट पढ़ाएंगे कि आपकी 10 की 10 यूनिट्स का लास्ट मोमेंट पर ऐसा भमाभम रिवीजन होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।